सभी को नमस्कार। तो भाई नर्स्ट इक्वेशन हम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैटरियों के बारे में। ठीक है, बैटरियां जिसको और आप क्या कह सकते हो, सेल कह सकते हो। ठीक है, तो बैटरियां या सेल की अगर हम डेफिनेशन दें तो बैटरियां क्या है, पहले इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो बैटरियां आपकी मुख्यतः है ना गैल्वेनिक सेल ही है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ा है वही है आपकी क्या है, बैटरियां। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, बैटरियों की मदद से हम वही काम करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन करेंगे किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, और बैटरियों में मुख्यतः होता क्या है, आप दो या दो से ज्यादा आपके जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनको आप एक सीरीज में जोड़ देते हो, एक श्रेणी क्रम में जोड़ देते हो, जिससे आप अधिक मात्रा में क्या प्राप्त कर सको, विद्युत धारा प्राप्त कर सको। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं बैटरियों के बारे में, इनको लिखेंगे। फिर दूसरी बात होती है कि भाई एक अच्छी बैटरी में क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए। एक अगर आपके पास अच्छी बैटरी है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उनको भी नजर डाल लेते हैं। तो भाई पहला गुणधर्म तो ये होना चाहिए कि वो कीमत में कम होनी चाहिए। भाई पहली बात तो हमारे लिए पैसे में सस्ती हो ऐसी बैटरी होनी चाहिए। दूसरी बात हमको वो अधिक मात्रा में क्या दे भाई, विद्युत धारा दे। तीसरी बात कि वो कैसी होनी चाहिए, उत्क्रमणीय होनी चाहिए, उसको हम दोबारा से कैसा कर ले भाई, चार्ज कर ले। चौथी बात के रख रखाव में हमें आसानी हो, कहने का मतलब आकार उसका कैसा हो, छोटा हो, रखने में हमको एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करने के लिए हमको आसानी रहे। तो ये जो भी तीन चार जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, बारी बारी से पहले इनको देख लेते हैं, फिर अपन लिखेंगे कि बैटरियों के जो प्रकार हैं, कितने टाइप्स की आपकी बैटरियां होती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। देखो डेफिनेशन लिखोगे इसकी, आप देखना। बैटरियां मूल रूप से गैल्वेनिक सेल होती हैं, गैल्वेनिक सेल होती हैं जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त की जाती है भाई, विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दूसरा कैरेक्टर क्या लिखेंगे, इनमें दो या दो से अधिक गैल्वेनिक सेल एक श्रेणी क्रम में, मतलब एक सीरीज में जोड़े जाते हैं, जिससे आप में अधिक मात्रा में, अधिक वोल्टता की आपको क्या मिले, विद्युत धारा मिले। ठीक है ना, तो गैल्वेनिक सेल एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं जिससे अधिक विद्युत धारा की प्राप्ति हो, ठीक है, ये बात हमने लिख ली भाई। और एक अच्छी बैटरी में क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए उनको भी लिख लेते हैं। एक अच्छी बैटरी के गुणधर्म, ठीक है, देखना भाई। पहला तो हमने क्या बताया भाई कि वो आपकी कम कीमत की हो, यानी आपकी सस्ती हो, और आकार में कैसी हो, छोटी हो। ठीक है, पहला हो गया कम कीमत व आकार में छोटी हो, दूसरी बात हमने किसकी की थी, दूसरी बात हमने की थी कि भाई ये वजन में भी कैसी हो, हल्की हो। ठीक है, आकार में छोटी हो, साथ में वजन में भी कैसी हो, हल्की हो, जिससे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में क्या रहे भाई, सहूलियत रहे, आसानी रहे। तीसरी बात हमने क्या की थी कि यहां से जो आपको वोल्टेज मिल रहा है वो भी एक फिक्स वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कभी तो आपको कम वोल्टता मिली, कभी आपको ज्यादा वोल्टता मिली, एक फिक्स स्थिर वोल्टता उत्पन्न करनी चाहिए। तो अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे कि स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा दे सके, ठीक है, स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा दे सके। चौथा पॉइंट क्या है, लंबे समय तक काम आए,
यानी लंबे समय तक विद्युत धारा उत्पन्न कर सके। ठीक है, तो चौथा पॉइंट आप क्या लिखोगे कि अधिक समय तक विद्युत ऊर्जा दे सके। ठीक है, ये सारे आपके कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर ये सारे कैरेक्टर्स हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी बैटरी। ठीक है, अब बैटरियों को क्लासिफाइड करें तो बैटरियां कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे भाई, बैटरियां आपकी दो प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, जो बैटरियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की। एक को नाम दोगे आप क्या, प्राथमिक बैटरियां या प्राथमिक सेल भी आप कह सकते हो। ठीक है, दूसरी को द्वितीयक बैटरियां या द्वितीयक सेल भी आप कह सकते हो। ठीक है, द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरियां, कुछ भी आप कह दो, बात एक ही है। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, देखो प्राथमिक सेल उनको हम कहेंगे ऐसी बैटरी जो केवल एक डायरेक्शन में चलती हो। एक डायरेक्शन का चलने का मतलब अभिक्रिया उसमें एक ही बार होगी। एक ही बार अभिक्रिया से मतलब क्या है, उसको पुनः आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। यानी एक बार वो खत्म हो गया, एक बार सेल रिएक्शन हो गई, खत्म, सेल आपका डेड हो गया, आप उसको रीयूज नहीं कर सकते, रिचार्ज आप उसको नहीं कर सकते। दोबारा से चार्ज करते तो दोबारा से वो आपका काम करता। लेकिन प्राथमिक सेल उनको कहेंगे जो सेल आपके अनुत्क्रमणीय प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इसमें अभिक्रिया एक ही दिशा में चलेगी, एक ही बार अभिक्रिया होगी तथा इन सेलों को आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसके उदाहरण भी हम पढ़ेंगे। ड्राई सेल हो गए आपके, लैक्लांसी सेल हो गए, मरकरी सेल हो गए, वो सारे किसमें आएंगे, आपके प्राथमिक सेल में आएंगे। द्वितीयक सेल इससे उल्टा हो जाएगा भाई, ऐसे सेल जिसको आप रीयूज कर सको, रिचार्ज कर सको, यानी इसमें जो अभिक्रिया होंगी वो दोनों दिशाओं में चलेगी। ठीक है ना, इस प्रकार की जो आपकी बैटरी होंगी उनको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरियां। पहले इन कैरेक्टर्स को लिखो, फिर प्राथमिक के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं भाई। लिखो पहले इन सारी बातों को। ठीक है, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, मिटा दें भाई, मिटा दें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लिख लेना, बैटरियां आपकी दो प्रकार की हैं। अब हम प्राथमिक सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगली हेडिंग है हमारी प्राथमिक सेल। देखो और इसमें आपका कई बार एग्जाम में आपको पूछा है, इसका जो एग्जांपल है ड्राई सेल, कि ड्राई सेल का नामांकित चित्र बनाइए, या आपको ऐसे भी आ जाता है ड्राई सेल की सेल अभिक्रिया लिखिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो आप प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरियां, कुछ भी लिख लो, बात एक ही है। तो प्राथमिक सेल किसको कहेंगे, वे सेल जिसमें अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। ऐसे सेल जिसमें रिएक्शन आपकी एक ही डायरेक्शन में होती है उसको आप क्या कहोगे, प्राथमिक सेल। ठीक है, इनमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे, इनमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में व एक ही बार संपन्न होती है। समझ गए, यानी एक ही बार होगी, एक दिशा में तो होगी लेकिन एक ही बार होगी। एक बार अभिक्रिया खत्म और आपका सेल कैसा हो जाएगा, डेड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे कि प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रिया एक ही बार होती है। आगे आप क्या लिखोगे कि इनको रीयूज नहीं कर सकते, यानी दोबारा इनको चार्ज नहीं कर सकते। कुछ समय के बाद ये निष्क्रिय हो जाते हैं, अतः इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात इसका मतलब क्या है, पुनः चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और एक ही दिशा में चलने का मतलब इन सेलों की प्रकृति कैसी होती है भाई, अनुत्क्रमणीय प्रकृति। ठीक है ना, यानी ये अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, ये बात भी आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे इसमें, हम एग्जाम्पल लिख देंगे आपके शुष्क सेल हो गया, और शुष्क सेल का दूसरा नाम क्या है, लैक्लांसे सेल। ठीक है, लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इस सेल को आविष्कार किया था, लैक्लांसे सेल। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो ड्राई सेल। ठीक है, और क्या हो गया आपका, मरकरी सेल। ठीक है,
लिथियम सेल वगैरह भी इसी के एग्जांपल है, लेकिन बुक में ये दो ही लिख रखे हैं तो अपन इन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, लिख लोगे इनको। फिर अब इसमें जो पहला जो है आपका ड्राई सेल, उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे भाई। पहला जो आपका एग्जांपल है वो कौन सा है, शुष्क सेल। इसके दूसरे नाम भी देख लो, इंग्लिश में तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ड्राई सेल। ऊपर हेडिंग डली रही है भाई, ठीक है। तो पहले लिख लो इसको, फिर अपन इसकी बात करते हैं। ठीक है, लिख लो इसको, पहले इसको लिखो प्राथमिक सेल, और इसमें दो एग्जांपल लिख लो, शुष्क सेल, मरकरी सेल। लिख लोगे वीडियो को पॉज करके, चलें आगे। ठीक है, तो अब हेडिंग लगा रहा हूं भाई मैं इसकी, पहले वाले सेल की हेडिंग लगा देते हैं शुष्क सेल। ठीक है, देखना इसको, समझना। सबसे पहला जो इसमें सेल आ गया शुष्क सेल, समझना भाई इसको। देखो भाई, अब यहां से आगे ना आपके सेल चालू होंगे। तो सेल के बारे में मैं आपको बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है। या तो वो आपसे सेल का डायग्राम पूछेगा कि फलाने ढिकाने सेल का नामगान के चित्र बनाइए, या बोल देगा आपसे कि सीसा संचायक सेल के आप क्या लिखिए, सेल अभिक्रिया लिखिए, शुष्क सेल का नामांकित चित्र बनाइए, ईंधन सेल का नामांकित चित्र बनाइए, या ईंधन सेल की सेल अभिक्रिया लिखिए। इस तरीके का आपको क्वेश्चन आएगा। यानी आपको यहां पर कितनी सेल के अंदर आपको कितनी बातें लिखनी है, 3 बातें लिखनी है। पहली बात तो आप क्या लिखोगे, एनोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, और इलेक्ट्रोलाइट आपने विद्युत अपघट्य क्या लिया है, ये 3 बातें लिखोगे। दूसरी बात आपकी क्या लिखोगे, आप सेल का डायग्राम बनाओगे। ठीक है, सेल का नामांकित चित्र, लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है। और तीसरी बात में आप क्या लिखोगे, उस सेल की सेल रिएक्शन लिखोगे कि एनोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है और कैथोड पर क्या अभिक्रिया हो रही है, और उसके अलावा जो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया, जो टोटल सेल रिएक्शन है, उसको लिख दोगे। एक बात और, अगर आपका सेल का पोटेंशियल है तो उस सेल का सेल विभव भी आप लिख दोगे कि फलाना सेल आपका 1.5 वोल्ट का क्या देता है, सेल विभव जनरेट करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। इसके अलावा थ्योरी आप अपने समझने के लिए लिख सकते हो, बाकी एग्जाम के अंदर थ्योरी का कोई यूज नहीं है। कितनी बातें, 3 बातें। पहला, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट किसका बना है, सेल का डायग्राम क्या है, सेल की अभिक्रिया क्या है। इन तीनों से ही आपको मतलब है, इन तीनों ही चीजों को आपको बारी बारी से एग्जाम के अंदर पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम शुष्क सेल के अंदर। तो इसके अंदर हम बात करेंगे पहली किसकी, कि आपका एनोड किसका बना है। ठीक है, एनोड आपका किसका बना है, इसमें जिंक के पात्र का। ठीक है, यानी जिंक का एक पात्र है जिसका क्या बना हुआ है, एनोड बना हुआ है। ठीक है, छोटा दिख रहा है क्या, बड़ा लिखूं, देखो। दूसरी बात करते हैं कैथोड की। कैथोड किसका बना हुआ है, तो कैथोड भाई कार्बन का बना हुआ है, और कार्बन में भी मैं बात करूं तो ग्रेफाइट छड़ का बना हुआ है। ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट की छड़, जो आपकी किससे सराउंडेड है भाई, MnO2 व कार्बन के चूर्ण से, कार्बन के चूर्ण द्वारा घिरा हुआ है या घिरी हुई है। ठीक है, यानी यहां पर जो आपका ग्रेफाइट बना है वो आपका ग्रेफाइट की छड़, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के डस्ट द्वारा, कार्बन के चूर्ण द्वारा क्या है, घिरी हुई है, यानी सराउंडेड है। ठीक है ना, इसको हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि यहां पर अभी हम सेल का डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे ग्रेफाइट छड़ जो किसकी बनी है आपके लिए, जिसके चारों ओर MnO2 व कार्बन का चूर्ण भरा हुआ है। ठीक है, MnO2 कार्बन का चूर्ण भरा हुआ है, समझ गए, वही बात जो अभी हमने लिखी। और इसके अलावा फिर हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी में भी लिख देते हैं विद्युत अपघट्य। आपने क्या लिया है, ठीक है, तो विद्युत अपघट्य के तौर पर यहां पर क्या भरा हुआ होता है भाई, इलेक्ट्रोडों के बीच में, दोनों जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड है, उनके बीच में क्या भरा हुआ होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड का नम पेस्ट। ठीक है, यानी इसको गीला कर दिया है, नमी आ गई है इसमें, किसमें, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में। इस नमी वाले पेस्ट को हमने इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या है, भर दिया है, फिलअप कर दिया है। अब देखो मैं बना रहा हूं आपके लिए क्या, सेल का डायग्राम। इस सेल को किस तरीके से बनाना है, सेल का डायग्राम इंपोर्टेंट है, ये बातें भी इंपोर्टेंट है, इनको पहले आप लिख लो। एक बार लिख लिया, चले आगे। देखो सेल का डायग्राम देखना,
इस तरीके से आपने एक सेल बना लेना है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, जो ग्रेफाइट की आपकी जो रॉड थी उसको आप यहां पर बना देना। ये ग्रेफाइट की रॉड, और इसके ऊपर आपने देखा होगा एक टोपी सी लगी हुई होती है। निप्पो सेल वगैरह देखे ना पुराने टाइम में, जो टॉर्च में, घड़ियों में तो अभी भी डालते हैं, घड़ियों में डला हुआ होता है पीछे पतला सा, ठीक है, पेंसिल जैसा। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये आपने क्या ले ली, ग्रेफाइट की रॉड ले ली, और इसके चारों ओर कौन भरा हुआ है भाई, ये सराउंडेड है MnO2 और कार्बन के चूर्ण से। तो जिसको हम दिखा देते हैं, चलो इससे ब्लैक से ही दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है वो काजल जैसा है भाई। ठीक है, बिल्कुल कज्जल बोलते हैं इसको। आपने कभी इस सेल को तोड़ के देखा है तो आपको पता होगा, अगर आपने बचपन में ऐसी मटरगश्ती की है तो आपने कभी इस सेल को तोड़ा है तो आपको पता होगा अंदर से इसमें से काला काला पाउडर निकलता है, और वो क्या है भाई, MnO2 प्लस कार्बन का चूर्ण है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं ये तो धातु की टोपी है, और ये कौन सा टर्मिनल है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये कौन सा टर्मिनल है भाई, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, और यहां पर जो आपकी ये जो रॉड है ये किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट बताओ मुझे, यहां पर ग्रेफाइट किसका काम कर रहा है, ग्रेफाइट यहां पर काम कर रहा है किसका, कैथोड का। ग्रेफाइट की छड़ है जो कैथोड का काम कर रही है। अंदर क्या भरा है, अंदर इसमें भरा है क्या, MnO2 व कार्बन का चूर्ण भरा हुआ है अंदर। ठीक है, और ये जो पात्र, ये जो खोल है, ये खोल किसका बना हुआ है भाई, जिंक का। तो Zn यहां पर किसका काम कर रहा है, कोई आपसे पूछे तो Zn यहां पर काम कर रहा है किसका, एनोड का। वो क्या करते हैं, बाद में इसको विद्युत रोधी बनाने के लिए साइड में मोटा मोटा कांच, वो कांच नहीं कागज लगा देते हैं। सेल आता था ना मोटा मोटा, तो साइड में आप देखते हो कागज का क्या है, उस पर जो विज्ञापन वगैरह उस सेल के लिखे रहते हैं। ठीक है, तो वो कागज का होता है मोटा। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसको विद्युत रोधी बनाने के लिए, वरना आप सेल लगाने जाओ पता चले आप में ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसमें आपने पढ़ा है कि एनोड और कैथोड के बीच में कुछ भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट किसका भरा होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का भाई नम पेस्ट होता है। तो उसको हम किससे दिखा देते हैं, चलो रेड कलर से उसको हम दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने जो बीच में भर रखा है भाई इस सेल में, और इस बीच सेल में आपने क्या भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट, और वो इलेक्ट्रोलाइट किसका है, किसका है भाई बोलो, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ठीक है, तो यहां लिख दोगे ये है आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस ZnCl2 का नम पेस्ट आपने भर रखा है। ठीक है, गीला पेस्ट आपने भर रखा है, और ये क्या है, सील है भाई। ठीक है, आप ऊपर देखते हो तो प्लास्टिक का रेड रेड कलर का पार्ट लगा होता है ना, उसके ऊपर आपको तो बस वो टोपी सी चमकती है आपको सिल्वर सिल्वर से कलर की। ठीक है, वो धातु की टोपी है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका सेल होता है कौन सा, शुष्क सेल। तो यहां नीचे लिख देना चित्र आपका, ये किसका है, ड्राई सेल, या आप इसको क्या बोलोगे, शुष्क सेल, और दूसरा नाम क्या है इसका, लैक्लांसी सेल। ठीक है, तो एक बार सेल का डायग्राम बनाओ, फिर यहां मैं आपको इस सेल की अभिक्रिया लिखता हूं। ठीक है, ये चीज भी लिख लेना, नहीं लिखी हो तो सेल का डायग्राम बनाओ, फिर सेल की अभिक्रिया लिखते हैं। ठीक है, चले भाई आगे चले, देखो अब देखना है सेल काम किस तरीके से करता है भाई, देखना। अब देखना भाई सेल अभिक्रिया देखना। ठीक है ना, थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम आपको देखने को मिली हुई होगी भाई, माइक का ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब लगा लिया है, साउंड बढ़िया आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो सेल अभिक्रिया इसमें किस तरीके से होती है, इस चीज को भी समझना भाई। ठीक है, देखो हुआ क्या था, यहां पर आपने Zn को लिया है किस तरीके से, एज ए एनोड। तो आपको पता है एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो यहां जिंक से क्या होगा, Zn2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे भाई, कैथोड पर, ग्रेफाइट के पास जाएंगे, और वहां पर ये किसको अपचयित कर देंगे भाई, अमोनियम आयन को अमोनिया में बदल देंगे। जो यहां से NH4+ है ना, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। देखना किस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, देखो सेल अभिक्रिया, और पहले लिखते हैं हम एनोड पर अभिक्रिया।
एनोड पर अभिक्रिया, और एनोड पर आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, यानी जब ये सेल कार्य करने लगता है तो यहां पर Zn किस में कन्वर्ट होता है भाई, Zn कन्वर्ट होता है यहां पर आपका Zn2+ में, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन आपको रिलीज करता है। कुल मिलाकर यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसके बाद में कैथोड पर क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचकर क्या करते हैं, अमोनिया को, क्या अमोनियम आयन को अमोनिया में अपचयित कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो अमोनियम आयन, साथ में यहां पर कौन होता है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए। देखो हमने 2-2 क्यों लिया है भाई, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पहुंचेंगे भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एक NH4+ आयन लेते तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन हमको लेना पड़ता, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो रहे हैं, इस वजह से हमने बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगा दिया है, 2 लगा दिया है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, आपको 2 आपको अमोनिया के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, साथ में जो MnO2 है यहां पर किस में अपचयित होगा, ये होगा MnO और OH में अपचयित होगा। ठीक है, यहां पर अगर आप चेक करोगे तो जो यहां पर Mn है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4, लेकिन यहां पर अगर आप चेक करोगे तो Mn की ऑक्सीडेशन यहां पर क्या है, +3। +4 कैसे है, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है, तो 2 पर कितना होगा, -4, तो न्यूट्रल करने के लिए कितना हो जाएगा, +4। एक OH पर कितना, -1, और एक ऑक्सीजन पर कितना, -2, -1 -2 मिला के कितने हुए, -3। तो -3 चार्ज को बैलेंस करने के लिए Mn पर कितना होगा, +3 चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल मिलते हैं। आपको पता है यहां पर ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है, घट रहा है। अमोनिया भी आप देखोगे तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन आप यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर क्या हो रहा है आपका अपचयन, रिडक्शन। और सीधी सीधी बात, अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर हम क्या लिख देंगे, नेट सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया। तो नीचे हम इसको मिटा देते हैं, अब हम कुल अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो अगला है आपका तीसरा, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो संपूर्ण सेल अभिक्रिया कैसे होती है देखना, यानी ये जो होगी वो कौन सी होगी, रेडॉक्स रिएक्शन। और यहां पर Zn आपने ले लो, जो यहां है इस तरफ है उसको ले लो, और क्या है 2NH4+ है, और क्या है 2MnO2 है। ठीक है, और यहां पर आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा भाई। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं तो यहां पर आपको पता है इन 2 इलेक्ट्रॉनों से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, Zn बचेगा। ठीक है, 2+, और क्या बचेगा, और यहां पे आपका 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बचेंगे, और क्या बचेगा, MnO और OH बचेगा। कई जगह पर आपको है ना, कई जगह पर आपको Mn2O3 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वो यही होता है। ठीक है, वो आगे दूसरी कहानी हो जाती है। एग्जैक्ट तो क्या होता है, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। ठीक है, यहां से NH4+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में अपचयित होते हैं, अमोनिया में अपचयित होते हैं। तो जब ये अमोनिया में अपचयित होंगे तो सीधी सीधी बात है ये किसको रिलीज करेंगे भाई, हाइड्रोजन गैस को। अरे देख लो, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर कितनी हाइड्रोजन है, 8 है ना, और यहां पर कितनी हाइड्रोजन है, 6 है। तो एक H2 का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और ये जो H2 का मॉलिक्यूल है ये किसको अपचयित कर देता है भाई, MnO2 को अपचयित कर देता है। किसमें, MnO और OH में। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, लेकिन हमने दोनों रिएक्शनों को मिला के एक ही रिएक्शन में लिख दिया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि ये जो अमोनिया रिलीज हुई है, ये जो अमोनिया रिलीज हुई है ये जिंक के साथ क्रिया कर लेती है और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेती है, जो एक जटिल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये जो अमोनिया रिलीज हुई है ये किसके साथ रिएक्शन कर लेती है, जिंक के साथ। तो आगे की लाइन में हम यही बात लिखेंगे कि अमोनिया Zn2+ के साथ अभिक्रिया कर जटिल यौगिक बनाती है, जटिल यौगिक का निर्माण कर लेती है। और ये जटिल यौगिक कौन सा है, बुक में डायरेक्ट लिखा है, हम रिएक्शन करके भी लिख देते हैं। Zn2+ प्लस 4 मॉलिक्यूल आते हैं यहां अमोनिया के, तो कॉम्प्लेक्स क्या बनाते हैं, उपसह संयोजक यौगिक बनाते हैं भाई आपका ZnNH3 का होल 4, और ऊपर चार्ज आता है +2। ये आपका उपसह संयोजक यौगिक बनता है भाई। ठीक है, इस रिएक्शन में। और अगर आपसे कोई पूछ ले इस रिएक्शन का सेल विभव कितना है भाई, तो आप बता देना इस रिएक्शन का जो सेल विभव निकल के आता है
वो कितना होता है 1.5 वोल्ट। ठीक है, प्लस लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो सेल पोटेंशियल है सेल का वो कितना आता है 1.5 वोल्ट। तो एक बार इस सारी बातों को लिखो, फिर एक दो बात आपको और बताता हूं मैं भाई। लिखो इसको, वीडियो को पॉज करके रोक के भाई इसको आराम से आप लिख लेना। जो बात बताने वाला हूं उसको सुनो, ठीक है। ये सेल आपका क्या है, इस सेल की ज्यादा आयु नहीं होती, यानी लंबे समय तक ये सेल आपका नहीं रहता, चाहे आप इसको काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्यों काम का नहीं रहता ये? क्योंकि यहां जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी अम्लीय प्रकृति होती है। तो वो क्या करता है भाई, वो आपकी जो Zn का खोल है ना, इसको क्या कर देता है, संक्षारित कर देता है। संक्षारित का मतलब नष्ट करने लग जाता है, इसमें छेद कर देगा। आप चाहे सेल को यूज कर रहे हो या सेल को नहीं यूज कर रहे, थोड़े समय बाद ये इसके खोल के अंदर क्या कर देता है भाई, छिद्र कर देता है, इसको नष्ट कर देता है। इस वजह से इसकी आयु कैसी होती है, कम। तो वर्तमान में अगर इन सेलों के परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो वर्तमान में जिंक के बाहर भी एक स्टील की क्या लगा दी जाती है भाई, एक स्टील की कोएटेड क्या लगा दी जाती है, चादर लगा दी जाती है। ठीक है ना, जिससे Zn का संक्षारण आपका रुक सके। समझ गए बात को? तो ये सारी बातें थी ड्राई सेल के बारे में। आपको पूछेगा तो ड्राई सेल का या तो डायग्राम पूछेगा, ड्राई सेल की या सेल रिएक्शन पूछेगा, या इसका सेल पोटेंशियल पूछ लेगा। सारी बातें आपके ब्लैक बोर्ड पर है। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए, दबा के मेहनत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।